हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे साइकोलॉजी एंड डिसिप्लिन के बारे में। तो देखिए, छोटी सी वीडियो होने वाली है। इसमें मैं डिस्कस करूंगा कि प्रॉफिटेबल रहने के लिए साइकोलॉजी एंड डिसिप्लिन क्यों इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है डिसिप्लिन, क्योंकि बिना डिसिप्लिन के आप कभी भी प्रॉफिटेबल बनना आपके लिए बहुत ही मुश्किल होगा। एंड साइकोलॉजी जो है, साइकोलॉजी बेसिकली इसको बोल सकते हैं कि माइंडसेट। आपका माइंडसेट तभी डेवलप होगा जब आप डिसिप्लिन को डेवलप करेंगे। ठीक है, हर एक चीज़ डिसिप्लिन से डेवलप होगा एंड उसी से आपका साइकोलॉजी भी डेवलप होगा। तो इसमें 4 डिफरेंट पॉइंट्स है जो मैं कवर करना चाहता हूँ। ये आपको दोनों में हेल्प करेगा, ट्रेडिंग में भी एंड इन्वेस्टिंग में भी, दोनों में। ठीक है, इन्वेस्टिंग के केस में जब आप फॉर एग्जांपल जब आप स्विंग ट्रेडिंग वगैरह करते हो, वैसे वो ट्रेडिंग के अंदर ही आता है, लेकिन इन्वेस्टिंग के अंदर भी बहुत लोग क्या करते हैं, पोजिशनल अपना पोजीशन बना के रखते हैं। पोजिशनल जिसमें आप मंथ्स वगैरह जो है वो होल्ड करके रखते हो, मंथ्स या ईयर्स में आप होल्ड करके रखते हो एंड उसके बाद आप सेल कर देते हो। ठीक है, एक तरीके से ये भी कह सकते हो कि ये एक इन्वेस्टिंग का पार्ट है। एंड एक स्विंग ट्रेडिंग होता है। स्विंग ट्रेडिंग के केस में यूजुअली जो है लोग जो है 7 डेज से लेकर के मतलब वीक्स या मंथ्स या ईयर्स तक भी होल्ड कर सकते हैं, तो वो भी स्विंग ट्रेडिंग के अंडर आता है। तो वो समवेयर इन बिटवीन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के आ जाता है। ठीक है, तो दोनों के केस में, और ये ट्रेडिंग के केस में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ट्रेडिंग के केस में बिना माइंडसेट प्रॉपर्ली डेवलप किए प्रॉफिटेबल होना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसके अंदर 4 चीज़ें हैं जो जिसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। इन चारों चीज़ों में से मैं चौथा चीज़ पहले डिस्कस करता हूँ, क्योंकि इसके बिना ना आप डिसिप्लिन बना सकते हो, ना आपका साइकोलॉजी डेवलप हो सकता है। चौथा चीज़ जो है वो है कि एक टेक्निक को सेलेक्ट करना, कि कौन सा मेरा टेक्निक है जिसके अकॉर्डिंग मैं डेली ट्रेड करूँगा। ठीक है, तो ये टेक्निक कहाँ से आपको मिल सकता है, कौन सा ऐसा टेक्निक है जो मार्केट में वर्क करता है। वैसे तो बहुत सारे टेक्निक है, बट ज़्यादातर लोगों का क्या होता है कि उनको चाहिए ऐसा जो 80-90% प्रॉफिटेबल हो, ऐसा टेक्निक जो 80-90% ऑफ द टाइम काम करता हो। ठीक है, तो ऐसा बहुत कम ही टेक्निक होगा, शायद ही मतलब हज़ारों लाखों में से एक टेक्निक होगा जो मार्केट में एग्जिस्ट करता है। मान लीजिए 1 लाख टेक्निक मार्केट में आज एग्जिस्ट करता है, उसमें से कुल मिला के ना मुश्किल से 10 टेक्निक ऐसा होगा जो 80-90% टाइम प्रॉफिटेबल होगा। तो वो टेक्निक के पीछे नहीं भागना है, तो करना क्या है। सो बेसिकली आपको बस एक टेक्निक ढूंढना है जो कि 50% से ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो। ठीक है, कोई भी एक टेक्निक जो 50% से ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इसमें रिस्क रिवार्ड इस तरीके से मेंटेन करके रखना है कि आपको जब भी लॉस हो तो वो कम हो, और जब आपका प्रॉफिट हो तो वो ज़्यादा हो। ठीक है, अभी जो लॉट सिस्टम जो है वो इंक्रीज़ हो गया है, जिसके कारण जो जो लोग एक लॉट से ट्रेडिंग करते थे उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया, क्योंकि इसमें अभी नंबर ऑफ़ पॉइंट्स तो सेम ही आते हैं। ठीक है, बट उसमें लॉट जो है, लॉट साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो गया है, जिसके कारण प्रॉफिट या लॉस जो है वो ज़्यादा दिखता है। तो वो एक प्रॉब्लम है, बट वो प्रॉब्लम के बारे में कभी और बात करेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं कि जब रिस्क रिवॉर्ड जो है 50% से जहाँ पर ज़्यादा हो, वहाँ पर किस तरीके से काम करना चाहिए। वहाँ पर स्टार्टिंग में आपको 1:1 के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। ठीक है, 1:1 में मान लीजिए अगर आपका 50% से ज़्यादा है तो ऑब्वियसली आप, जैसे फॉर एग्जांपल आप 60-40% का कोई आप सेटअप जो है वो ढूंढ रहे हो। ठीक है, 60-40%, तो 0.6 इंटू 1 टाइम्स एंड आपको लॉस जब होगा 0.4 इंटू 1 टाइम्स, तो नेट नेट आप 0.2 टाइम्स आप प्रॉफिटेबल रहोगे। ठीक है, अब इसमें कैच आ जाता है। इसमें कैच क्या है कि 0.2 जो है आपका ये, या 20% ऑफ द टाइम जब आप प्रॉफिटेबल रह रहे हो। ठीक है, 20% टाइम आपका केस हो गया कि आप प्रॉफिटेबल रह सकते हो या इतना पैसा आप बना सकते हो, 20% ऑफ द कैपिटल। तो उस केस में अभी आपका ब्रोकरेज भी जाएगा। ठीक है, ब्रोकरेज भी जाएगा एंड इसके ऊपर आपको STT, ट्रांजैक्शन टैक्स, ये वो फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीज़ जो है वो एडिशनल लगता है। तो ये जो पैसा है ना, ये हो सकता है कि नहीं बचे। तो स्टार्टिंग में 1:1 के ऊपर काम करना है, और इसीलिए इसको कहाँ पर काम करना है, इसको आपको काम करना है डेमो अकाउंट में। ठीक है, अब डेमो अकाउंट या फिर इसको पेपर ट्रेडिंग आप बोल लो, इस तरीके के अकाउंट में अगर आप यूज़ करते हो तो ये आपके लिए बेस्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर आप पहले ना 1:1 का रिस्क रिवार्ड को आप मेंटेन करके चलो, और इसके अकॉर्डिंग अगर आप प्रॉफिटेबल तो नहीं बोलूँगा, मतलब आप मेंटेन कर पा रहे हो एटलीस्ट 1 मंथ के लिए। ठीक है, 1 मंथ के लिए अगर आप मेंटेन कर पा रहे हो तो इसको स्लाइटली इंक्रीज़ करने की कोशिश करो, 1:5:1। ठीक है, तो ये आपका रिस्क रिवार्ड होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग आप काम करो। एंड इसके अकॉर्डिंग जब आप काम करोगे तो आप थोड़ा बहुत प्रॉफिटेबल रहना शुरू हो जाओगे। ठीक है, फिर 2:1 पे आप लेकर के आओ। ठीक है, इससे ज़्यादा ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। 2:1 के ऊपर जो है ज़्यादातर ट्रेडिंग टेक्निक्स जो है वो वर्क नहीं करती। अगर आप 3:1 या 4:1 या 5:1 ऐसा कुछ भी आप ट्राई करने की कोशिश करोगे तो उसमें जो है फेल होने के चांसेस जो है इंक्रीज़ होते जाते हैं। ठीक है, तो 2:1 है वो आइडियल सेटअप होता है ज़्यादातर ट्रेडिंग सेटअप्स के केस में। तो मैंने जिनसे सीखा हुआ है मैं उनका नाम बता देता हूँ। वैसे वो लोग यूट्यूब पे प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो मैंने जिनसे सीखा हुआ है, मैंने एसएल हंटिंग मोस्टली सीखा हुआ है। तो
मैंने काफ़ी सारे यूट्यूब वीडियो देखे थे। एक तो आपको नाम पता ही होगा, अगर जो लोग भी एसल हंटिंग फॉलो करते हैं तो इंट्राडे हंटर, इनका नाम ज़्यादातर लोगों को पता होगा, ठीक है। तो और दूसरा जो पर्सन है वो है ट्रेडर इन एक्शन, ठीक है, ट्रेडर इन एक्शन। ये भी यूट्यूब पर प्रेजेंट है और ये भी डेली अपने ट्रेड के वीडियोस डालते हैं, ठीक है। इनसे आप सीख सकते हो। इनका जो टेक्निक है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, ट्रेडर इन एक्शन का। मैंने इनका काफ़ी वीडियोस देखा हुआ है। इनका जो सोचने की साइकोलॉजी वगैरह है, ये जो है लाइव मार्केट में ये काम करके ये भी वीडियो रिकॉर्ड करके भेजते हैं, बिल्कुल इंट्राडे हंटर की तरह। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी और कैसे एसल हंटिंग सेटअप को यूज़ करना है वो आपको सीखना चाहिए इन दोनों से, ठीक है। ये हो गया एसल हंटिंग का सेटअप। इसके अलावा अगर आपको कोई और सेटअप चाहिए जो इंडिकेटर बेस्ड सेटअप है, तो एक चैनल है बीइंग ट्रेडर टेक करके, ठीक है। तो उनके भी मैंने वीडियोस देखे हैं। मैं इनिशियली जो है इनके वीडियोस ही देखा करता था। तो इनका भी टेक्निक अच्छा है, बट मैं काफ़ी दिनों से एसल हंटिंग ही फॉलो कर रहा था, तो मैंने सोचा कि इसी को फॉलो किया जाए, ठीक है। क्योंकि आपको मल्टीपल टेक्निक्स नहीं यूज़ करना, आपको कोई एक टेक्निक यूज़ करना है, दैट्स इट। कोई एक टेक्निक यूज़ करना है और उसके ऊपर कंसिस्टेंटली ट्रेड लेना है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं बाकी चीज़ों के ऊपर। अब आपको पता है कि आपको क्या चीज़ सीखना है, ठीक है। मार्केट में बहुत कम चीज़ें काम करती हैं। इंडिकेटर बेस्ड सेटअप ऐसा नहीं कि काम नहीं करते, वो बिल्कुल काम करते हैं मार्केट में, बट उनका एक्यूरेसी सिर्फ वो वाले यूज़ करिए जिनका 50% से ज़्यादा है। डेमो अकाउंट में यूज़ करिए, पेपर ट्रेडिंग करिए और उसके बाद आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में घुसिए, ठीक है। अदरवाइज़ ये बहुत ही मुश्किल होगा। अगर आपको इनिशियली लग रहा है कि 1 मंथ का जो इनिशियल पीरियड है या 3 मंथ का जो पीरियड है, अगर मैं इसको डेमो में ही यूज़ करूँ तो मैं असली ट्रेडिंग कब करूँगा। बात यह है कि जब आप असली ट्रेडिंग करने के लिए जाओगे ना, तो आप जब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, कि आप डेमो अकाउंट में कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल रह रहे हो, तो असली अकाउंट में लॉसेस होने के बहुत ज़्यादा चांस है, ठीक है, बहुत हाई चांसेस होते हैं। स्टार्टिंग में 99% लोग जो हैं वो फेल ही होते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप जो है ये पहले अपने डेमो अकाउंट में ट्रेड करिए। हाँ ठीक है, 1% लोग जो होते हैं उनको प्रॉफिट मिल जाता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप 1% में आओ। अगर आप आ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। ये तो मतलब इसका मतलब आपका माइंडसेट, साइकोलॉजी सब कुछ पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। अदरवाइज़ ज़्यादातर लोगों को टाइम लगता है, ठीक है। तो मैं इनिशियली बोलूँगा 3 मंथ एटलीस्ट दीजिए, ठीक है। इसके बाद आप प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर जा सकते हो। जो मैंने एक ट्रेडर का कम्युनिटी ज्वाइन किया हुआ था बहुत पहले, ठीक है, उनमें ज़्यादातर ट्रेडर्स जो हैं उनको मैं बताता हूँ, उनको यूजुअली 6 मंथ से लेकर के 1 साल का टाइम लगता है। 6 मंथ से 1 ईयर लगता है प्रॉफिटेबल होने के लिए सही टेक्निक के साथ, ठीक है। और बाकी जो लोग कुछ उल्टा पुल्टा टेक्निक यूज़ कर रहे हैं या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो फिर उनको और भी ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट करके और अपना जो टाइम है मार्केट में वो बस इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। वो प्रॉफिटेबल होने की तरफ उनका फोकस नहीं होता। उनका फोकस होता है कि एक नया टेक्निक डेवलप करूं या एक नया चीज़ डेवलप करूं जिससे वो मार्केट में सर्वाइव कर सके आगे के लिए, ठीक है। तो उनके पास टाइम है, उनके पास पैसा है, तो वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ज़्यादा पैसा नहीं है, तो उनके लिए यही है कि आप एक टेक्निक ढूंढो मार्केट में जो वर्क करता है एंड देन उसके ऊपर आप वर्क करना चालू कर दो। तो अब आते हैं बाकी पॉइंट्स, ठीक है। सबसे पहले कि जब प्रॉफिट में आप होते हो तब उसको कैसे होल्ड किया जाए, ठीक है। तो काफ़ी सारे लोग जो होते हैं उनको प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि मैंने देखा है काफ़ी सारे लोग जो है विदाउट एसल काम करते हैं, ठीक है, विदाउट एसल काम करते हैं। तो ये सबसे बड़ा इशू होता है जब आप कोई ऐसा टेक्निक यूज़ करो जिसमें आप प्रॉफिटेबल हो, ठीक है, लेकिन आप बिना एसल के काम कर रहे हो। तो मार्केट फॉर एग्जांपल आपने कॉल खरीदा और मार्केट आपके डायरेक्शन में थोड़ी दूर गया, ठीक है। अब आपको डर लगने लगेगा कि मैं प्रॉफिट यहाँ पे काट दूँ, यहाँ पे काट दूँ या यहाँ पे काट दूँ। और जब मार्केट एक सर्टेन पॉइंट से रिवर्स करने लगा, मान लीजिए यहाँ पे कोई लिक्विडिटी पॉइंट था प्रीवियस डे हाई, ऐसे लिक्विडिटी पॉइंट से मार्केट यूजुअली रिवर्स करता है। अब यहाँ से जब रिवर्स करने लगेगा तो आपका जो प्रॉफिट यहाँ पर जो आपको मान लीजिए यहाँ पर जो प्रॉफिट दिख रहा होगा ना, हो सकता है वो प्रॉफिट जो भले आपने यहाँ पर कर हो, ठीक है, सबसे नीचे कर हो, पॉइंट 1 पे खरीदा हो, पॉइंट 2 पे आपको जो प्रॉफिट दिख रहा होगा ना, वो मान लीजिए वो यहाँ तक आते आते बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। जो पॉइंट 1 पे प्रॉफिट था ना, वो पॉइंट 3, ये दोनों पे जो प्रॉफिट आपको दिख रहा था लगभग सेम हो जाएगा या कॉस्ट टू कॉस्ट में आपका आ जाएगा। तो ये तब होता है जब आप बिना एसएल के काम कर रहे हो। तो जैसे ही आप कोई पोजीशन लगाओ तो आप एसएल भी साथ में लगाओ, ठीक है। आपका एसएल फिक्स्ड होना चाहिए। कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं बैंक निफ्टी में जिस समय काम करता हूँ, तो बैंक निफ्टी में मेरा यूजुअली जो एसएल होता है वो 60 पॉइंट्स का होता है, ठीक है। बैंक निफ्टी में थोड़ा बड़ा एसएल रखना ही पड़ता है क्योंकि इसमें जो मूवमेंट है वो काफ़ी तेज़ आता है, ठीक है। सिमिलरली जब आप सेंसेक्स में काम कर रहे हो तो इसमें भी थोड़ा सा बड़ा एसएल आपको रखना पड़ सकता है। हो सकता है 70-80 पॉइंट के अराउंड जो है वो आपको एसएल रखना पड़ सकता है।
जब आप निफ्टी में काम करते हो, देखिए पुराने लॉट साइज़ के हिसाब से तो इसमें एसएल ज़्यादा बड़ा नहीं आता था, इसमें 30 पॉइंट्स या फिर मे बी आप 25 पॉइंट्स के अराउंड भी रख सकते थे, और वो सेफली आपके डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो इतना पॉइंट का एसएल हिट नहीं होता था। लेकिन अभी का जो सिस्टम है इसके अकॉर्डिंग जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट इसमें चेक करना पड़ेगा किस तरीके से इसमें एसएल रखा जा सकता है। मैं इन जनरल बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो और डेमो अकाउंट में चेक कर सकते हो कि कितना का एसएल रखने से आप जो है ये एसएल को आप झेल सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको लॉस लॉस झेलने की क्षमता होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपका कैपिटल जो है वो वाइप आउट हो सकता है, ठीक है। अगर आप 1,000 रुपये पर लॉट का आप एसएल नहीं ले सकते हो तो आप ऑब्वियसली इतना बड़ा एसएल आप नहीं रखोगे, ठीक है। और आप ऐसे कोई सेटअप में नहीं घुसो जहाँ पे इतना बड़ा एसएल आपका आ रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कोई कैंडल रिवर्सल पैटर्न के ऊपर आप ले रहे हो, आप एज्यूम कर रहे हो कि आप 0.5 डेल्टा के ऊपर काम करने वाले हो, ये आपका ऑप्शन का डेल्टा है जिस पे आप काम करने वाले हो। तो 0.5 डेल्टा के हिसाब से आपका कितना पॉइंट्स का आपका एसएल आ रहा है, ठीक है। कितना पॉइंट्स का आपका एसएल आ रहा है, उस पॉइंट्स उस नंबर ऑफ पॉइंट्स के हिसाब से आपका कितना रुपए आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको कैलकुलेट करना है, ये आपको माइंड में ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होने लगेगा जब आप कंसिस्टेंटली मार्केट में वर्क करने लगोगे, ठीक है। ये आपको बार बार कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा। अच्छा ठीक है, बैंक निफ्टी में अगर मेरा 70 पॉइंट चला जाता है तो ये करीबन 1,000 रुपये के आसपास हो जाता है, ठीक है। निफ्टी में पुराने लॉट सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर 40 पॉइंट्स आ जाता है तो ये करीबन 1,000 का लॉस हो जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना लॉस का लिमिट जो है वो एसएल आप लगा करके रख सकते हो। और जब भी आपको प्रॉफिट होने लगे तो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ करना है वो है एसएल ट्रेलिंग, ठीक है। अब एसएल ट्रेलिंग क्या चीज़ है? एसएल ट्रेलिंग के केस में आपको क्या करना है, एसएल को आपको बढ़ा करके ऊपर लेते आना है। आपका मान लीजिए आपने 90 रुपीज़ पे आप कॉल बाय किया आपने निफ्टी में, ठीक है। अभी ये चल रहा है 110 रुपीज़ पे लेट से, ठीक है। 90 रुपीज़ पे आपने बाय किया 110 रुपीज़, यहाँ से 20 रुपीज़ ये ऑलरेडी ऊपर जा चुका। अब आपको पता है कि निफ्टी में इतनी वॉलेटिलिटी नहीं होती कि अचानक से वो 20 पॉइंट्स नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो आप एक सेफ जोन मान करके आप 10 पॉइंट का ट्रेलिंग एसएल रख सकते हो, ठीक है। ट्रेलिंग का मतलब ये क्या है कि आप कंसिस्टेंटली उसको ट्रेल कर रहे हो, मतलब उसके पीछे पीछे जा रहे हो। ट्रेल करना मतलब पीछे पीछे जाना, ठीक है। तो आपने मान लीजिए 90 रुपीज़ का कॉल रखा, आपका 20 पॉइंट का एसएल होता है तो 70 रुपये पे आपका एसएल था, ठीक है। एसएल करंट प्राइस, ठीक है, 70 रुपीज़, इस तरीके से समझिए, ठीक है। तो अभी आप जब आपका 100 रुपीज़ पे आ गया आपने एसएल 80 कर दिया, ठीक है। जब ये 110 पे चलने लगा तो आपने एसएल कर दिया 90, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि अब मार्केट जो है बहुत ज़्यादा मेरे फेवर में नहीं जाने वाला है तो आप एसएल थोड़ा टाइटली ट्रेल कर लीजिए। अब इसको मान लीजिए 110 चल रहा है तो मैंने 100 पे मान लीजिए रख दिया अपना एसएल, ठीक है। अभी भी ये 110 के पास चल रहा है। अब मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ से पलट सकता है, ठीक है। तो थोड़ा क्लोजली एसएल को ट्रेल कर लीजिए। 105 पे रख दिया मैंने, अभी भी 110 पे चल रहा है, ये कभी 112 चला जा रहा है, कभी 115 चला जा रहा है, वापस से 110 पे आ जा रहा है। तो अपना ट्रेल को एसएल को जो है क्लोजली ट्रेल करिए, ठीक है। एसएल को तुरंत मॉडिफाई करिए अपने सिस्टम में, एंड उसके बाद आप एसएल को ऊपर लेते जाइए। इससे क्या होगा कि आप जो है जल्दी लॉस में नहीं जाओगे, ठीक है। हो सकता है आपका 1:1 का जो टारगेट है ये हिट ना हो, लेकिन आप कम से कम लॉस में तो नहीं रहोगे, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। दूसरा है कि आपको टीपी एंड एसएल को कैसे मेंटेन रखना है। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर ऐसे खरीदा, ठीक है। मान लीजिए निफ्टी जो है 24,000 पे चल रहा था एंड 24,500 जो है, 24,500 तो नहीं, मान लीजिए 24,200 आपका टारगेट था, ठीक है। तो आपका जब टारगेट आ जाए तो वहाँ पर या तो आप एसएल को यहाँ पर ट्रेल कर लीजिए, ठीक है। एसएल ट्रेल करके इतना क्लोज कर लीजिए कि आपका जो कॉल का पोजीशन है वो यहीं कहीं पे आसपास में रहे, यहाँ कहीं पे आपका एसएल हिट हो। और अगर मार्केट आपके फेवर में और जाते जाते हैं तो आपको प्रॉफिट बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे आप एसएल ट्रेल कर सकते हो। पहला ये चीज़। दूसरा आप ये कर सकते हो कि जैसे ही आपका टारगेट आ गया, ठीक है, जो आपका टारगेट आ गया तो अपना पोजीशन आप कट कर दो। आपको टारगेट के अकॉर्डिंग वेट करना है एंड उसके बाद अपना पोजीशन कट कर देना है, ठीक है। जो भी लोग एसएल हंटिंग सीखते हैं उनमें आप देखोगे ज़्यादातर लोग यही सिखाते हैं कि जब आपका टारगेट आ जाया करे उस समय आप अपना पोजीशन कट कर दिया करो। एसएल हंटिंग में यूजुअली वेट करने की ज़रूरत नहीं होती है, बट हाँ ठीक है, बहुत सारे टेक्निक्स ऐसे होते हैं जिनमें आपको टारगेट का पता होता है प्रॉपरली, ठीक है, कि मार्केट इतना नीचे जाएगा या इतना ऊपर जाएगा, ये एक्सपेक्टेशन है। उसके अकॉर्डिंग आपको जब टारगेट मिले तो आप उसको बुक कर लिया करो। तो ये था सेकंड वाला पॉइंट। फर्स्ट हो गया था कि कैसे होल्ड करना है, इस केस में वही टेक्निक है एसएल ट्रेडिंग यूज़ करने का, ठीक है। और दूसरा है टीपी एन एसएल यूज़ करने का, जब टारगेट आ जाए तो आप या तो एग्जिट कर लो या फिर एसएल ट्रेल कर लो, ठीक है। एंड तीसरा जो टेक्निक है ओवर ट्रेडिंग, ठीक है, ये कभी नहीं होना चाहिए आपका। ओवर ट्रेडिंग जिस दिन आप स्टार्ट कर दोगे, ठीक है, उस समय से समझ लीजिए आपका अकाउंट बर्बाद होने वाला है। उस समय से आप अपना बर्बादी का रास्ता चुन चुके हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। यूजुअली स्टार्टिंग के फेज़ में आपको एक ट्रेड लेना चाहिए, 1 ट्रेड पर डे,
एंड उसके बाद आपको पूरे दिन ऑब्जर्व करना चाहिए। और अगर आपके मन में बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगता है कि ये नहीं यार एक और ट्रेड ले लेना चाहिए, तो एक काम कीजिए। अगर आप स्टार्टिंग के फेज़ में आप दो टाइप का, या तो आप दो डेमो अकाउंट रखो, ठीक है, दो डेमो अकाउंट रखो, या फिर आप जैसे फॉर एग्जांपल एक डेमो रखो, और फॉर एग्जांपल अगर आप रियल से काम कर रहे हो तो एक रियल अकाउंट रखो। स्टार्टिंग के फेज़ में यही मैं सजेस्ट करूँगा, दो आप डेमो रख लो, इसमें आप एक अकाउंट रखो, ठीक है, पहला अकाउंट जिसमें आप सिर्फ एक ट्रेड लेते हो और वो भी अपने सेटअप के अकॉर्डिंग, ठीक है। दूसरा वाला अकाउंट जो है, सेकंड अकाउंट को आप रखो इसके लिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ठीक है। इसमें आप देखो क्या मल्टीपल ट्रेड लेने के बाद आपको क्या प्रॉफिट होता है, या फिर इसमें आप प्रॉफिटेबल रहते हो इसमें बिना, और TPSL इन सब चीज़ों के साथ भी सेकंड वाले अकाउंट में आप एक्सपेरिमेंट करो। आप देखना जो फर्स्ट वाला अकाउंट है इसमें कैपिटल भी कम जाएगा, आपके प्रॉफिटेबल होने के भी ज़्यादा चांसेस रहेंगे, जबकि सेकंड अकाउंट जो है जिसमें मल्टीपल ट्रेड्स लोगे इसमें लॉस होने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। तो जब आप रियल अकाउंट पर भी आ जाओ तो रियल अकाउंट में आप एक ट्रेड लिया करो, ठीक है। इसमें आप जब आप प्रॉफिटेबल होने लगो तो रियल अकाउंट में एक ट्रेड लिया करो, बाकी ट्रेड आप डेमो अकाउंट में लेकर के चेक करो कि क्या आपका सेटअप एक्चुअली मार्केट में बाद में काम कर रहा है। स्टार्टिंग में अगर मार्केट के स्टार्टिंग में काम नहीं कर रहा है तो क्या बाद में काम कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें कभी कभी कुछ चीज़ों का ना टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। कोई सेटअप्स जो है मार्केट में तभी काम करते हैं जब मार्केट में थोड़ा टाइम हो जाता है, जैसे कि 11 बजे के बाद काम करता है। कुछ सेटअप्स ऐसे होते हैं जो मार्केट के स्टार्टिंग में काम करते हैं, जैसे 9:15 से लेकर के 10 AM के बीच में ही वो काम करते हैं, ठीक है। तो एसएल हंटिंग के ज़्यादातर जो सेटअप है वो मॉर्निंग के टाइम में ज़्यादा बेटर काम करते हैं, क्योंकि जैसे ही मार्केट और अपना टाइम इंक्रीज़ करता जाता है धीरे धीरे, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है मार्केट में जो एसएल हंटिंग के सेटअप्स जो हैं वो और थोड़ा ख़राब काम करना कर देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसा नहीं कि एसएल हंटिंग वहाँ पे काम नहीं कर रहा होता है, इसलिए ऐसा होता है क्योंकि वहाँ पर जो एसएल हंटिंग के जो कॉन्सेप्ट्स है वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं, ठीक है। उस वहाँ पर आपको ये भी समझना होगा कि करंट मार्केट में कौन बैठे हुए हैं, करंट मार्केट में कहाँ पर बायर है, कहाँ पर सेलर है, कहाँ पर रिटेलर आ रहा है। इन सब चीज़ों को समझना और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते जाता है, क्योंकि करंट मार्केट में वो नए पोजीशंस धीरे धीरे क्रिएट होते जाते हैं। जबकि आप जब सुबह के टाइम में काम कर रहे हो आपके पास, आपको पता है कि प्रीवियस डे का चार्ट ऐसा था, तो यहाँ पर रिटेलर बैठे होंगे, यहाँ पर ऑपरेटर बैठे हो सकते हैं, और यहाँ पर हमारा सिचुएशन ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो उनको देखते हुए आप जो है पोजीशन अपना बना सकते हो कि आपको पुट साइड का पोजीशन बनाना है या कॉल साइड का पोजीशन बनाना है, कब बनाना है, क्या सेटअप को देखना है, किसका ब्रेकडाउन होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये सुबह के टाइम में थोड़ा ज़्यादा ईजी होता है एसएल हंटिंग के केस में। तो ये चार चीज़ें थी, अगर आप ये चार चीज़ों को फॉलो करते हो तो आप मेंटली जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाओगे, ठीक है। मैं अपने ट्रेडर ग्रुप में खुद जानता हूँ कि कितने सारे लोग हैं जो 3 मंथ से लेकर के 6 मंथ के बीच में प्रॉफिटेबल बने। वो सिर्फ़ और सिर्फ इसी वजह से प्रॉफिटेबल बने क्योंकि इन्होंने काफ़ी महीने जो है पहले तो अपने डेमो अकाउंट में काम किया, ठीक है। उसमें इन्होंने ट्रेड्स लेकर के अपना माइंडसेट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया। उसके बाद जब अब ये लोग रियल अकाउंट पर आए तो इन्होंने सिर्फ एक ट्रेड पर डे का सेटअप रखा, उसके अकॉर्डिंग ये लोग ट्रेड लेने लगे, ठीक है। तभी ये 3 मंथ से 6 मंथ के बीच में प्रॉफिटेबल होना शुरू हो गए। मतलब 3 महीने तक इनको लॉस होते रहा, 4th मंथ में ये थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट में आते हैं, 5th मंथ में थोड़ा मोड़ा और प्रॉफिट जनरेट करते हैं, और 6th मंथ से जो है थोड़ा बेटर हो जाते हैं। और सिमिलरली ऐसा ही केस चलता है, जैसे 6 मंथ आप कंटिन्यूस लॉस में रहोगे, 7वें महीने थोड़ा बहुत प्रॉफिट जनरेट करोगे, 8वें महीने थोड़ा सा और जैसे जैसे आपका माइंडसेट स्ट्रांग होता जाएगा रियल अकाउंट के साथ, ठीक है, तो वैसे आपका माइंडसेट, आप हो सकता है डेमो अकाउंट में ना आप प्रॉफिटेबल रहो, उसके बाद भी रियल अकाउंट में आने के बाद आपका लॉस होता है, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप रियल मनी से ट्रेड करते हो तो आपका जो जिस तरीके का आप जब रियल मनी यूज़ करते हो तो आपका जो माइंड का जो बिहेवियर होता है ना वो बिल्कुल अलग हो जाता है। आपको लगने लगता है अरे यार पैसा अकाउंट से चला जाएगा, पैसा चला जाएगा, आ जाएगा। इस तरीके का माइंडसेट जो है आपके माइंड में बार बार चलते रहता है, और आपको जो है पीएनएल देखने की आदत होती है, ठीक है, कि मैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस का जो पीएनएल जो चल रहा है उसको मैं देखूँ। पीएनएल देखने की जगह चार्ट देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप चार्ट की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, सिर्फ पीएनएल की तरफ ध्यान दे रहे हो, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी उसको देखने में, क्योंकि आपको लगेगा कि यार 1,000 का प्रॉफिट हो गया, 5,000 का प्रॉफिट हो गया, या 10,000 का प्रॉफिट हो गया, अब काट देते हैं, तब काट देते हैं, क्योंकि मार्केट को आपके प्रॉफिट से मतलब है ना, आपके लॉस से मतलब है, ठीक है। वो कम्प्लीटली ऑपरेटर का गेम होता है कि ऑपरेटर किधर मार्केट को घुमा सकता है। लेकिन आपने अगर सही पोजीशन बनाया है तो आपको वेट करना है अपने टारगेट तक। आपको ये पैसा देख करके भले लग सकता है कि यार इतना में ही काट देते हैं, कहीं मेरा प्रॉफिट ना चला जाए।
तो इस साइकोलॉजी से बचना है, इसीलिए चार्ट देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आपके डायरेक्शन में जा रहा है आप चार्ट देखते रहिए, जब तक आप और अगर मान लीजिए आपके डायरेक्शन में जब नहीं जाने लगा तो अपना पीएनएल पे ज़रूर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको एसएल ट्रेल करते जाना है उस टाइम पे। ठीक है, आप मार्केट में देखिए आपके डायरेक्शन में जा रहा है तो, या जब भी देखिए कि आप अपने प्रॉफिट से ऊपर आ चुके हो, अपने कॉस्ट से काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ चुके हो। ठीक है, जैसे कि 10 पॉइंट, जैसे मैंने बताया कि निफ्टी में 10 पॉइंट और बैंक निफ्टी के केस में फॉर एग्जांपल 20 से 25 पॉइंट। ठीक है, 20 से 25 पॉइंट अगर आप ऊपर आ चुके हो तो अपने कॉस्ट से 1-2 पॉइंट ऊपर आप अपना एसएल को ट्रेल करके रख सकते हो। ठीक है, इससे क्या होगा कि जब मार्केट आपके फेवर में जाने लगेगा, जैसे 20 से 25 पॉइंट अभी जा चुका है मार्केट और 40 से 50 पॉइंट चला गया, तो आप फिर से आप ट्रेल कर लो और 20 पॉइंट का। ठीक है, और उसके बाद जो आपका टारगेट होता है, मान लीजिए बैंक निफ्टी में ज़्यादातर केस में क्या होता है, टारगेट 70 से 80 पॉइंट्स का टारगेट रखते हैं एसएल के केस में। तो जब आपका 70 से 80 पॉइंट्स आपको मिल रहा है तो वहाँ पर आप एग्जिट कर जाइए, या फिर आप एसएल को और ज़्यादा ट्रेल कर लीजिए, 50 से 60 पॉइंट्स के आसपास अपना एसएल को ट्रेल कर लीजिए, ताकि यहाँ पे टाइट ट्रेलिंग यूज़ कीजिए। क्योंकि अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में यहाँ से रिवर्स होना चालू हो गया, ठीक है, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। वीडियो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है, तो यही बताना था इस वीडियो में। एंड अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो ऑल द बेस्ट। एंड अगर आप नया ट्रेडिंग आप शुरुआत कर रहे हो या इन्वेस्टिंग का भी शुरुआत कर रहे हो, तो ये सब साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको काम आएगा। जब आप स्विंग ट्रेडिंग वगैरह भी करते हो तो इस तरीके से आप अपना एसएल वगैरह लगा करके उसमें रख सकते हो। तो स्विंग ट्रेडिंग के केस में एसएल वगैरह जो है वो जैसे फॉरएवर ऑर्डर होता है या जीटीटी ऑर्डर्स होता है, उस तरीके से आप रख सकते हो कि इस प्राइस से नीचे आया तो फिर मैं इसको सेल कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना मतलब लॉन्ग टर्म जर्नी को भी साथ में रख सकते हो। ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ ट्रेडिंग में काम आएगा, ये जो साइकोलॉजी है ये आपको स्विंग ट्रेडिंग में भी काम आएगा। वहाँ पर आप जब एसएल वगैरह लेते हो, जब आप इस तरीके के स्टॉक सेलेक्ट करते हो जहाँ पर आपको एसएल लेना पड़ सकता है, तो फिर आपको फॉलो करना चाहिए अपने एसएल के रूल्स को। ठीक है, जबकि स्विंग ट्रेडिंग के केस में अगर आप अच्छे स्टॉक्स लेते हो, ठीक है, अच्छे स्टॉक्स यानी कि जैसे कि आप बड़े स्टॉक्स लेते हो, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लेते हो, या फिर आप लेते हो फॉर एग्जांपल आपने टाटा का कोई स्टॉक लिया हुआ है, तो इस तरीके के स्टॉक्स जहाँ पे आपको पूरा भरोसा है कि ये जो है अंत में जाकर के प्रॉफिटेबल ही होने वाला है, तो वहाँ पर आपका थोड़ा सा अगर आपका लॉस ज़्यादा भी चल रहा हो तो फिर आप वहाँ पे एवरेजिंग वगैरह कर सकते हो। ठीक है, जबकि ट्रेडिंग के केस में क्या है कि एवरेजिंग करना बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। जो स्पेशली जब आप ऑप्शंस वगैरह इन सब चीज़ों में, ऑप्शंस या फीचर्स में काम कर रहे हो, वहाँ पे एवरेजिंग बहुत खतरनाक हो सकता है। स्टॉक्स के केस में जो है, स्विंग ट्रेडिंग के केस में, इन्वेस्टिंग के केस में एवरेजिंग जो है ये फ़ायदा देता है। लॉन्ग टर्म में जब आप अच्छा स्टॉक सेलेक्ट करके रखे हो जिसमें एसएल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वहाँ पर आपका जो है प्रॉफिट कंटिन्यूसली ओवर द ईयर्स इंक्रीज़ हो सकता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर मैंने एक गूगल फॉर्म का लिंक भी दिया हुआ है। एंड हाँ, मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला हुआ है कि मैं अगले बार से जो वीडियोस पोस्ट करता हूँ उनमें किस टाइप के वीडियोस को पोस्ट करूँ। एंड ऑल्सो मैंने टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, जस्ट इन केस अगर किसी को कुछ इंटरेक्ट करना है, कुछ पूछना है, कुछ जानना है, तो फिर टेलीग्राम का मैंने लिंक दिया हुआ है। अभी टेलीग्राम का क्या यूज़ करना है ये मैं सोच रहा हूँ। एंड फ़िलहाल के लिए जो डेली का एनालिसिस वीडियो है वो कंटिन्यूड रहेगा। उसकी मैं थोड़ा सा मैं फॉर्मेट चेंज करने की सोच रहा हूँ कि उसको किस तरीके से चेंज किया जाए ताकि और भी बेटर हो सके। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। एंड आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।